नमस्कार, करियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में हमने व्यतिकरण के बारे में जाना। उसके बाद व्यतिकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक है उन सब टॉपिक्स को खत्म किया। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण विवर्तन। व्यतिकरण के बाद हमारा टॉपिक है विवर्तन। विवर्तन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, देखना ध्यान समझना। प्रकाश का व्यतिकरण तरंगों के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना। तरंगों के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की परिघटना। तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की परिघटना, ये एकदम जहां पर तीक्ष्ण किनारा रहेगा वहीं पर मुड़ेगा। जैसे वो ब्लेड आता है, ब्लेड से भी होगा। या इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो, अवरोधों और द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने और छाया में प्रवेश करने की घटना। देखो ये एस क्या है, हमारा एक प्रकाश का स्रोत हो गया। एस क्या है, एक प्रकाश स्रोत। और कैसा प्रकाश स्रोत है? गोलाकार। प्रकाश स्रोत कैसे है? गोलाकार, यानी कि गोली तरंगाकार। यहां से प्रकाश की किरण, और हमने इस अवरोध से क्या कर दिया, सीमित एक थोड़ी सी दूरी पर क्या कर दिया, एक पर्दा रख दिया, एक्स और वाई। एक्स और वाई, ये क्या है, एक्स वाई एक पर्दा। तो इसका ज्यामितीय छाया यहां बना है, तो यहां पर भी ज्यामितीय छाया बनेगा। वैसे ही यहां पर अगर ये अवरोध रखें, ए और बी क्या है, अवरोध है। ये होगा प्रकाश स्रोत, ये अवरोध और ये पर्दा। प्रकाश स्रोत, अवरोध और पर्दा। तो यहां से अगर प्रकाश की किरणें निकलेंगी, यानी कि तरंगाग्र निकलेगा, तो जो इसकी ज्यामितीय छाया है इन दोनों जगहों पर मिलेगी। पर्दा यहाँ पे, अवरोध यहाँ है, तो ज्यामितीय छाया भी यहाँ पर। समझ में आया? वैसे ही सेम यहाँ पर, ये हो गया हमारा प्रकाश का स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। ये भी क्या है, बिंदुवत। यहाँ पर अवरोध रखा है तो इसकी ज्यामितीय छाया यहाँ पर। समझ में आया? तो वही लिखे, तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना। तीक्ष्ण देखो, ये अवरोध हुआ, प्रकाश की किरण यहां से निकला, मतलब तरंगाग्र, किनारों पर मुड़ने की घटना और छाया में प्रवेश करने की। तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना और छाया में प्रवेश करना। तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना और छाया में प्रवेश करना, ये भी हुआ। ये दोनों अवरोध है, तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ा और छाया में प्रवेश किया। समझ में आया? यह है हमारा प्रकाश का विवर्तन। क्लियर? अब विवर्तन के बाद इसका प्रकार देखना है। मैं इसको मिटाता हूं, चित्र को, सीधा प्रकार यहां पर समझाऊंगा। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगा अभी। क्या देखना है? व्यतिकरण, विवर्तन के प्रकार। कितना प्रकार पढ़ना है विवर्तन का? दो। पहला फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा फ्राउनहोफर। फ्रेनेल और फ्राउनहोफर। इसको मैं सीधा अंतर में ही समझा रहा हूं, अलग अलग करके नहीं बता रहा हूं, अंतर में ही क्लियर करो। इधर बना लेना फ्रेनेल और इस तरफ फ्राउनहोफर। फ्रेनेल और फ्राउनहोफर, ये उतना ज्यादा पूछता नहीं है। फ्रेनेल विवर्तन क्या है, फ्राउनहोफर क्या है, अंतर में पूछ लेते हैं। फ्रेनेल और फ्राउनहोफर में अंतर, मैं परिभाषा को भी अंतर में ही क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले फ्रेनेल समझते हैं। फ्रेनेल विवर्तन जब स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से क्या रहे, सीमित दूरी पर। अभी हमने जाना तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना। तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना, यानी कि स्रोत था, प्रकाश का स्रोत, और अवरोध रहेगा और उसके थोड़े से आगे में पर्दा रहेगा। तो स्रोत से सीमित दूरी पर रहेगा और असीमित दूरी पर। समझ में आया? जब स्रोत और पर्दा, पहला, जब स्रोत और पर्दा, स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से क्या हो, दोनों अवरोध से सीमित दूरी पर हो। समझ में आया? जब स्रोत और पर्दा क्या रहे, दोनों अवरोध से सीमित दूरी पर, इसको कहेंगे फ्रेनेल विवर्तन। और जब स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से क्या रहे, असीमित दूरी पर, असीमित दूरी पर,
तो ये क्या बनेगा हमारा फ्राउनहोफर। समझ में आया, क्लियर हुआ। जब स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से क्या रहे, सीमित दूरी पर, तो क्या होगा फ्रेनेल। और स्रोत और पर्दा अवरोध से असीमित दूरी पर हो मतलब फ्राउनहोफर। ठीक। दूसरा, अब इसका उपयोग किसमें करेंगे, गोली और बेलनाकार तरंगाग्र के अध्ययन में करते हैं। समझ में आया, इसका उपयोग कहाँ होगा, गोली और बेलनाकार तरंगाग्र के अध्ययन में। तो इसका उपयोग कहाँ हो सकता है बताओ। देखो व्यतिकरण में पढ़ा रखे थे, सॉरी गोलीय बेलनाकार और समतल तरंगाग्र पढ़ाया था। तीन, गोली मतलब जिसका आकार बिंदुवत रहा, बेलनाकार मतलब रैखिक था, इसमें आकार क्या था, प्रकाश स्रोत क्या था बिंदुवत, बेलनाकार में प्रकाश स्रोत क्या था रैखिक, और इसमें दोनों असीमित दूरी पर था ना, असीमित दूरी सॉरी सीमित दूरी पर, और समतल तरंगाग्र में क्या था, असीमित दूरी पर बना था। तीसरा, यहां पर जो आपतित तरंगाग्र है, कौन सा, आपतित तरंगाग्र क्या होगा, गोलीय और बेलनाकार। आपतित तरंगाग्र क्या होगा, गोलीय और बेलनाकार। फ्राउनहोफर में क्या होगा, जो आपतित तरंगाग्र है वो कैसे होगा, समतल तरंगाग्र होता है। समझ में आया। फ्रेनेल में क्या होगा, जो आपतित तरंगाग्र है गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र होगा, यानी कि स्रोत बिंदुवत और रैखिक होगा। फ्राउनहोफर में क्या होगा, जो आपतित तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र रहेगा। समझ में आया, ये समझ में आया ना। अब देखो विवर्तन की शर्तें, या शर्त बस बोल सकते हैं कि तो है। देखो जो द्वितीयक तरंगाग्र है, द्वितीयक तरंगाग्र या तरंगिका, द्वितीयक तरंगिकाओं को एक ही तरंगाग्र से आना पड़ेगा। द्वितीयक तरंगिकाओं को कहां से आना पड़ेगा, एक ही तरंगाग्र से आना चाहिए। अगर अलग अलग आएगा तो वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक, यह विवर्तन की शर्त। द्वितीयक तरंगिकाओं को एक ही तरंगाग्र से आना होगा, मतलब आना चाहिए। समझ में आया। एक टॉपिक दे रहा हूं, उसको खुद से तैयार कर लेना। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रकाश का व्यतिकरण। उसके बाद हमने क्या जाना, विवर्तन। प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन दोनों पढ़ लिए, दोनों में अंतर निकाल कर लिख लेना, ठीक। देखो प्रकाश का ध्रुवण, यदि प्रकाश तरंग के विद्युत के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत तल में हो, संचरण की दिशा में कैसे है, लंबवत तल में, तथा प्रत्येक दिशा में कंपन और आयाम क्या है, समान न हो, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, ध्रुवित प्रकाश। ये प्रकाश का होगा ध्रुवित प्रकाश। और ये जो घटना होगी उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। समझ में आया। यदि प्रकाश तरंग के विद्युत सदिश के कंपन, वेक्टर जानते हो ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, विद्युत सदिश के कंपन संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत तल में, संचरण की दिशा के क्या हो, लंबवत तल में। ये विद्युत तरंग का संचरण और इसकी क्या है, लंबवत तल में, लेकिन इनका आयाम समान ना हो, समझ में आया। जो प्रकाश तरंग का विद्युत सदिश का कंपन है, विद्युत सदिश का कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या होना चाहिए, लंबवत। ये हो गया प्रकाश विद्युत सदिश का कंपन, ये क्या है, विद्युत सदिश का कंपन क्या होना चाहिए, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। समझ में आया, संचरण की दिशा के लंबवत, या तो इसको मान सकते हैं
ये प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, और ये विद्युत सदिश का कंपन एक दूसरे के कैसे है, लंबवत। समझ में आया? फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें आयाम समान नहीं रहेगा, इसमें आयाम समान नहीं होगा और इसमें आयाम क्या होगा, समान होगा। समझ में आया? इसका भी थ्योरी सेम बनेगा। यदि प्रकाश तरंग के विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में हो तथा प्रत्येक दिशा में आयाम क्या हो, समान हो। समझ में आया? आयाम क्या रहे इसमें, समान, और सभी दिशा में समान रूप से फैलेगा क्योंकि आयाम क्या हो चुका है, समान। देखो इस दिशा में भी आया, इस वाली दिशा में भी आया और लंबवत में भी है। क्लियर हुआ? ये भी, इसमें देखो ये वाला भी लंबवत है, ये तरंग संचरण की दिशा और ये विद्युत सदिश का कंपन, तरंग संचरण की दिशा और विद्युत सदिश का कंपन एक दूसरे के लंबवत है और सबका आयाम समान है। सबका आयाम क्या है, समान, तो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित भी होगा। ठीक, क्लियर हुआ? अब जैसे सब में अंतर की हो, समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश, ये लिखे ना, ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश, इसमें भी अंतर करोगे। आया? तो अंतर तो यहीं से पता चल गया। एक तो इसमें आयाम क्या रहता है, समान, और दूसरे में आयाम समान नहीं होगा। ठीक, देखो अगला टॉपिक है पोलेरॉइड। पोलेरॉइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। जितना भी अभी छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरे का पूरा लगभग आया हुआ है। प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, संपोषी, विनाशी, फिर फ्रेनेल विवर्तन, फ्राउनहोफर, ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित, अध्रुवित, पोलेरॉइड, ये सब क्वेश्चंस एक न एक बार पेपर में आ चुका है ना। देखो पोलेरॉइड क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल और सस्ती युक्ति को ही क्या कहते हैं, पोलेरॉइड। इसको फ्रेनेल सॉरी समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश के अंतर में पढ़ लिए हो। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल और सस्ती युक्ति को ही पोलेरॉइड कहते हैं। यानी कि पोलेरॉइड क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर देता है। ठीक, पोलेरॉइड क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर किसी भी अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन या पोलेराइड में से होकर गुजारें, टूरमेलिन या पोलेराइड में से होकर गुजारें, किसको, अध्रुवित प्रकाश को, तो बाहर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, समतल ध्रुवित प्रकाश। समझ में आया? और जो अध्रुवित प्रकाश है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, आयाम भी समान होगा तो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा। मतलब उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, मोमबत्ती, लाइट, ये सब। अगर अंतर में पूछा जाता है तो उसको लिख लेना। ठीक, ये समझ में आया? इससे क्या उत्पन्न होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। पोलराइड वह सरल और सस्ती युक्ति है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करा सकते हैं। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की क्या होती है, एक पतली फिल्म होती है, ये बनावट है ना, इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म होती है, पतली फिल्म, वो रील वाला देखे हो ना, तो बताता हूँ बाद में। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की क्या होती है, एक पतली फिल्म, जिस पर कुनैन आयोडोसल्फेट की बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल इस प्रकार चिपका दिए जाते हैं कि ये क्रिस्टल क्या रहे, प्रकाशिक अक्ष के समांतर रहे। बनावट तो याद करना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे बना रहता है। समझ में आया? नाइट्रोसेल्यूलोज की क्या होगी, एक पतली फिल्म, जिस पर क्या होगा, कुनैन आयोडोसल्फेट की छोटे छोटे क्रिस्टल इस प्रकार चिपका दिए जाते हैं कि ये क्या रहे, प्रकाशिक अक्ष के समांतर। इस प्रकार बड़ी बड़ी चादरें तैयार की जाएगी। जैसे हमने कुनैन आयोडोसल्फेट की एक पतली फिल्म है, इस पर क्या किए, कुनैन आयोडोसल्फेट की छोटे छोटे क्रिस्टल तैयार किए और प्रकाशिक अक्ष के समांतर है, इसको इस प्रकार चिपकाए हो। तो इसी प्रकार से क्या करना है, बड़ी बड़ी चादरें तैयार करना है और की जाती है। इन चादरों को कांच की दो प्लेटों के मध्य चिपका दिया जाता है। ये क्रिस्टल क्या होते हैं, द्विवर्णक होते हैं। सीधा देखो, बनावट तो वैसे आया नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, कार्यविधि समझना। जब अध्रुवित प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है, अध्रुवित अभी बताया था ना, अध्रुवित प्रकाश क्या होगा, पोलेराइड पर आपतित। किसी भी पोलेराइड में से अगर अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, तो बाहर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
समतल ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड में से होकर गुजारोगे तो जो बाहर निकलेगा वो क्या बन चुका होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। देखो जब अध्रुवित प्रकाश को कहां से, पोलराइड पर गुजारते हैं, यानी कि पोलराइड पर आपतित होता है या पड़ता है। समझ में आया? जब अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, पोलराइड पर पड़ता है या आपतित होता है, तो सिर्फ वही विद्युत सदिश पोलराइड से बाहर निकल पाते हैं, सिर्फ वही विद्युत सदिश पोलराइड से बाहर निकल पाते हैं जिनका कंपन क्या रहे, क्रिस्टल के अक्ष के समांतर रहे। समझ में आया? जिनका क्रिस्टल क्या हो, जिनका कंपन क्या है, क्रिस्टल के अक्ष के समांतर है। शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश। समझ में आया? बाहर निकलेगा वो क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को हमने किसमें गुजारा, पोलराइड पर। अध्रुवित प्रकाश को किसमें से होकर गुजारे, पोलराइड पर, तो पोलराइड पर आपतित हुआ, तो सिर्फ वही विद्युत सदिश पोलराइड से बाहर निकल पाएंगे। सिर्फ वही सदिश क्या होगा, इस पोलराइड में से बाहर निकल पाएगा जिनका कंपन क्रिस्टल के अक्ष के क्या है, समांतर, जिसका कंपन क्या रहे, इस क्रिस्टल के अक्ष के समांतर रहे। समझ में आया? और बाकी जो कंपन है वो क्या है, इसने अवशोषित कर लिया, बाकी को क्या कर लिया, इस क्रिस्टल ने अवशोषित कर लिया। समझ में आया? बाहर कौन निकला, जिनका कंपन क्या है, क्रिस्टल के अक्ष के समांतर। क्लियर हुआ? जिनका कंपन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर है वो बाहर निकल जाएगा, और समांतर नहीं है उसको पोलराइड क्या करेगा, मतलब जो ये क्रिस्टल है वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। समझ में आया? तो बाहर निकला वो प्रकाश क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक, ये था लास्ट टॉपिक। अंतिम बचा है मेलास का प्रयोग, उसको बाद में बताता हूं। लिखो इसको। उपयोग तो छूट गया। बताओ उपयोग किसमें कर सकते हो। पहला उपयोग साफ दिख रहा है, किसमें कर रहे हैं, पहला समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में। किसमें कर रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में। दूसरा इसको करते हैं प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में। प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में होगा। और एक आध बताओ। क्या होगा? ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में, तीसरा चौथा 3D चित्रों को देखने में। इतना अंतर काफी है, रख लो 5-6 अंतर, 2 अंतर ही लिखना पड़ेगा, 2 उपयोग बस लिखना पड़ता है। लास्ट टॉपिक है, देखो मेलास का नियम। टॉपिक पहले नहीं दिया था, इसी साल ऐड हुआ है, समझते हैं, देखना। अदर बोर्ड वाले ध्यान देंगे कि उनमें दिया है कि नहीं दिया, अपने में दिया इसलिए करवा रहे हैं। मेलास का नियम, किसी पोलराइड को घुमाने पर उसकी निर्गत प्रकाश की तीव्रता, पोलराइड को घुमाने पर, देखो अब भी पोलराइड के बारे में जाने, जो बाहर निकलेगा, बाहर निकल रहे मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से पोलराइड को हमने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, तो घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यानी कि पोलराइड में से जो किरण बाहर निकलेगा, जो प्रकाश बाहर निकलेगा। समझ में आया? निर्गत मतलब बाहर निकलना ना। निर्गत प्रकाश की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किए हो, आई से। व्यतिकरण में भी समझे थे, व्यतिकरण की गणितीय विवेचना में। तथा ये चीज समझ में आया, पोलराइड को हमने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, तो घुमाने पर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई,
कंपन की दिशा तथा पोलराइड के ध्रुवण दिशा के बीच बनने वाले कोण के जाके क्या होगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि बोला है I प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब कोण बताओ एक ही जगह संभव है क्या? कोण बनने के लिए हमें दो किरणों की जरूरत पड़ेगी, तो कहां पर कोण बना है? OC एक किरण और OA दूसरी किरण। कंपन की दिशा और पोलराइड के ध्रुवण दिशा, कंपन की दिशा और ध्रुवण दिशा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। थ्योरी समझ में आया? अब क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति मतलब निकाल कर बताना पड़ेगा ना। पहले यहां समझ लो, ये हो गया I बराबर प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा दिए तो क्या बनेगा, I नॉट cos स्क्वायर। I क्या है यहां पर? निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो I नॉट क्या होना चाहिए? आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। समझ में आया? हमने I नॉट क्या मान दिया, एक नियतांक। I नॉट क्या है? नियतांक, और वही नियतांक क्या कर रहा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता है। क्लियर हो गया? अब जानते हैं उपपत्ति। तो इसको निकाल कर बताना पड़ेगा ना। देखो यहां पर हमें कुछ किरणें दिख रही है, एक किरण क्या है, OA है, एक किरण OC है और एक किरण OB है। क्लियर हुआ? अब इन सब के बारे में बताना पड़ेगा कि कौन कौन क्या क्या है। सबसे पहले देखो OC किरण, OC क्या है, निर्गत अक्ष। AC क्या है, सॉरी OC क्या है, निर्गत अक्ष, माना ध्रुवक का निर्गत अक्ष क्या है, OC, और विश्लेषक निर्गत अक्ष OA। क्लियर हुआ? माना ध्रुवक का निर्गत अक्ष कौन है, OC, और विश्लेषक निर्गत अक्ष कौन है, OA। ठीक, यहां लिखना पड़ेगा। माना OC क्या है, निर्गत अक्ष, माना OC क्या है, निर्गत अक्ष किसका, ध्रुवक का। OA क्या है, विश्लेषक निर्गत अक्ष। ये क्या होगा, विश्लेषक निर्गत अक्ष। एक चीज और माने हो, देखो COA क्या है, COA क्या है, थीटा है। COA क्या है, थीटा। समझ में आया? अब देखो निर्गत अक्ष क्या माने, निर्गत अक्ष क्या माने हैं, OC का आयाम हमने क्या मान दिया, A। माना निर्गत अक्ष OC का आयाम क्या है, आयाम A है। अब हम A को दो घटक में वियोजित किए, देखो A को दो घटकों में क्या करना पड़ेगा, वियोजित। क्या क्या मिला, पहला A cos थीटा, दूसरा A sin थीटा, A cos थीटा और A sin थीटा। आया? OA क्या है, विश्लेषक निर्गत अक्ष। तो विश्लेषक निर्गत अक्ष की दिशा में A cos थीटा और विश्लेषक निर्गत अक्ष की लंबवत दिशा में A sin थीटा मिला। OA के अनुदिश, OA के अनुदिश, और ये क्या है, OA के लंबवत, OA के लंबवत। OA के बारे में बता देना क्या है, विश्लेषक निर्गत अक्ष के, विश्लेषक निर्गत अक्ष के अनुदिश, विश्लेषक निर्गत अक्ष के लंबवत। समझ में आया? ये लाइन क्लियर? अब देखो हमने OA को मान दिया विश्लेषक निर्गत अक्ष, तो यहां पर क्या माने हो, इसकी दिशा में A cos थीटा, विश्लेषक निर्गत अक्ष की दिशा में क्या है, A cos थीटा। तो A cos थीटा घटक ही, A cos थीटा घटक ही क्या है, विश्लेषक निर्गत अक्ष। समझ में आया? OA क्या है, विश्लेषक निर्गत अक्ष, और मान क्या लिए हो उसको, A cos थीटा। समझ में आया? तो क्या बना आखिर, A cos थीटा ही विश्लेषक निर्गत अक्ष हुआ ना, क्योंकि
ए कॉस थीटा ही क्या है, विश्लेषक निर्गत अक्ष है। यहां समझ में आया, ए कॉस थीटा ही क्या है, विश्लेषक निर्गत अक्ष। तो बाहर निकलेगा वो इसी का ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, अतः विश्लेषक निर्गत प्रकाश, क्या निकालोगे, अतः विश्लेषक निर्गत प्रकाश की तीव्रता। आया, देखो प्रकाश बाहर निकलना चाहिए, प्रकाश बाहर निकलना चाहिए, तो कौन निकलेगा, ए कॉस थीटा। अतः विश्लेषक निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, आई बराबर के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ही नियतांक मान लू आई बराबर, तो इसको लिख सकते हैं आई नॉट, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है, नियतांक। अब नियतांक हटेगा तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ, समझ में आया। सिर्फ यहां पर बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वो एक वो हमने माना है विश्लेषक निर्गत अक्ष, और विश्लेषक निर्गत अक्ष की दिशा में क्या रखे हो, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो अब ए कॉस थीटा ही क्या होगा, विश्लेषक निर्गत अक्ष बन गया। तो विश्लेषक प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता निकलेगी, समझ में आया, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ये लाइन क्लियर हुआ। अब यहां पर विशेष स्थिति में एक बार रखना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं रखेंगे। आई बराबर यहां रखो ना सीधा, आई नॉट, बताओ cos 0 डिग्री का मान 1। तो यहां पर जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है निर्गत प्रकाश की तीव्रता की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, आपतित प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता की क्या रहेगा, बराबर। जब 90 डिग्री रहेगा तो आई का मान क्या आ जाएगा, 0। मतलब निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, 0। समझ में आया, ये था, खत्म हो गया ये चैप्टर।